मध्यस्थ दर्शन प्रणेता श्रद्धेय ए नागराज बाबा जी को शत शत नमन। 10 वर्षीय ऑनलाइन पठन कार्यक्रम में आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। कल के सत्र का सार रखने के लिए मैं आमंत्रित करता हूं पूर्णिमा दीदी को। पूर्णिमा दीदी, आपका स्वागत है। प्रश्न रखूं पहले कि आप प्रस्तुति करना चाह रहे थे ना? हाँ, प्रस्तुति भी करना चाह रहे थे, कुछ प्रश्न भी थे तो हाँ, फिर पहले प्रस्तुति हो जाए फिर प्रश्न कर। ठीक ठीक है भैया, शुरू करते हैं। ठीक है। हाँ भैया, सभी को नमस्ते। बाबा जी को नमन करते हुए जो कल की चर्चा थी उसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट्स और जो जिस्ट था उसको मैं प्रस्तुत कर रही हूँ। तो मुझे ये समझ में आया कि जीवन परमाणु में जितने भी अंश हैं, जितने परिवेशों में जितने अंश हैं, वो हैं सभी में, हर मानव में समान है। मगर जागृत मानव में वो 122 आचरण के रूप में दिखते हैं, और अभी हम में जागृति क्रम में हम में बीज रूप में तो रहते ही हैं तो हैं ही अंश, मगर क्या वो जागृत नहीं है। अब इनका विकास करना है। विकास करने के लिए क्या है कि बचपन से ही मूल्यारोपण आवश्यक है। बचपन में बच्चा कितना खुश रहता है, कितना छोटी छोटी बात में स्माइल करता है, और धीरे धीरे ये खुशी गायब होने लगती है। तो न्याय का याचक रहता है, सत्यवक्ता होता है, सही कार्यवाह करना चाहता है, तो ये प्रभाव तो मध्यस्थ क्रिया का ही है। इसलिए चेतना विकास रूपी संस्कार बचपन से आवश्यक है। मूल्य शिक्षा इसलिए जरूरी है, तो उपदेश रूप में नहीं, डूज एंड डोंट्स के रूप में नहीं, इनको हमें मुझे ऐसा लगता है वो रोल मॉडल्स उनको दिखते नहीं, बच्चों के रोल मॉडल्स दिखे हैं, है ना। शिक्षा संस्कार में ये चीज आए तब कुछ बात बनेगी, तब ट्रांसफर होगी चीज। अब इसके लिए करना क्या है? करना है हमें मूल्यों का अभ्यास। तो जैसे बात हुई थी क्रिया शक्तियों का अपव्यय ना हो, तो उसके लिए सद्व्यय के लिए हमें क्या करना है कि मूल्यों का अभ्यास करेंगे, हमारी शक्तियां जागृत होंगी, हमारा ध्यान जाएगा। पढ़ने से भी हमारा ध्यान जाता है, तो शक्ति और प्रेरणा हमें मिलती है। अब इस शक्ति और प्रेरणा का अंतर्नियोजन विधि ही शिक्षा में सीखने को मिलेगा, शिक्षा द्वारा। अब पोषक वातावरण क्या है किसी भी मानव के लिए? संस्कृति सभ्यता है कि उस समाज में कैसी संस्कृति सभ्यता है। तो मूल्य शिक्षा को हम इस प्रकार समझ सकते हैं, मानवीय संस्कृति सभ्यता में के द्वारा परंपरा में आ ही जाएगा। अब क्या है, जैसे वस्तु और शिष्टता को कनेक्ट करना हमें आना चाहिए। कोई भी वस्तु देखें, छोटी सी वस्तु देखें, कॉपी है, किताब है, पेन है, तो कितना लोगों ने श्रम किया है उसके लिए। ये वस्तु मूल्य की पहचान और स्पष्टता हम में आएगी कि स्रोत तक हम जाएं, हर चीज को देखें, हर चीज को यूज करें, जिस पे भी हाथ जाए या जिस चीज को देख रहे हैं, तो श्रम मूल्य हम समझे कि किसी मानव ने करा है, क्योंकि मानव कल्पनाशील तो है ही, कर्म स्वतंत्र है। तो कल्पना में प्राकृतिक ऐश्वर्य अगर आता है, खैर वो जागृति के बाद आएगा, मगर जब भी आता है तो ही मतलब उसका सार्थकता बनती है। नहीं तो क्या होता है कि प्रकृति हमें मिली हुई है, हमें समझ ही नहीं आता है ना, हम उसका भोग उपभोग करते रहते हैं, और वस्तु को जो है मानवकृत रहती है, जबकि प्राकृतिक ऐश्वर्य किसी ने बनाया नहीं, हमने कुछ नहीं बनाया है। वैसे देखिए तो मूल्य है, मगर उसके बिना तो हम अवतरित ही नहीं हो पाते इस धरती पर। मानव जाति अवतरित ही नहीं हो पाती अगर सजा हुआ सब नहीं मिलता। तो धरती रहने लायक तो धरती हमारे लिए। तो हमें करना क्या है? मानव ही समझने का कार्य करता है, और मानवता प्रकृति करती नहीं है। अब प्रकृति का नियम नियंत्रण संतुलन समझकर अगर हमारी समझ में आ जाए तो एकदम अभिभूत हो जाते हैं हम, और व्यवस्था में जीने के लिए भाव से काम करते हैं। कल्पना में हमें ऐश्वर्य को लाना है, और कर्म स्वतंत्रता को
को अप्लाई कर कर वस्तु निर्माण करना है, तब मूल्य वस्तु का हमारी नजर में आएगा और श्रम मूल्य के साथ ही समझ में आएगा। तो प्रकृति के साथ भी शिष्टता तो आवश्यक है। अपनी आवश्यकता हम पहचाने, शरीर की हमारी कितनी आवश्यकता है आहार आवास अलंकार के रूप में। तो धरती की सतह पर जितनी उपलब्ध वस्तु है उस पर श्रम करें, उसके गर्भ में ना जाएं। तो अविकसित मानव जैसे है, अमानवीयता पूर्वक हम क्या कर रहे हैं, हम भी धरती के गर्भ से चीजें निकाल रहे हैं। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स है, यूरेनियम है, जो कार्बन जमीन में रहता है वो हवा में आप आ गया। एयर क्वालिटी इंडेक्स हमारा दिन पर दिन खराब होता है। तो जबकि ये चीजें धरती के लिए हैं, तो सरफेस पे जो है वो हमारे यूज के लिए है। गर्भ वाली चीजें हमारी धरती के लिए भी अनुकूल नहीं है, हमारे लिए भी अनुकूल नहीं है, हम नहीं समझ पाते। तो हमने क्या है कि धरती की मौलिकता ही नष्ट कर डाली है, इसकी समझ, क्योंकि हमें ऐश्वर्य की समझ नहीं, प्राकृतिक ऐश्वर्य की। तो फलता वही धरती ताप गैस, माइनिंग से पोलैरिटी भी नष्ट होने का डर है। अब मौलिक रूप से धरती मानव के रहने योग्य है, मगर हम अपनी ही वही डाल को काट रहे हैं मार कर। तो एक एक करके प्रकृति को हम समझते हैं तो वास्तविकता समझ में आती है। अब इसको ठीक करने के लिए क्या करना है, ये समझ में आता है कि हमें ठीक होना है। हम अपनी मौलिकता समझें, हमारी मौलिकता में प्राकृतिक ऐश्वर्य समझ में आए, कल्पनाशीलता के साथ में हम श्रम पूर्वक उत्पादन करें, उसका विनिमय करें। तो शिष्टता हर जगह आवश्यक है, प्रकृति के साथ भी आवश्यक है। विनिमय करने जाते हैं तो अभी तो हम विनिमय में हमारा वस्तु विनिमय नहीं हो पाता, अभी हमारे पास मुद्रा ही है। बाजार गए, छोटी छोटी चीजें हैं, जूता रिपेयर कराना है या फल लेना है, सब्जी लेना है, तो किसी के साथ भी हम कब बार बार कहाँ जाते हैं जहाँ हमें अपनेपन का भाव लगता है कि यहाँ हम ठगे नहीं जाएंगे। तो और व्यापारी से वो मतलब शिष्टता और उत्पादक की शिष्टता में फर्क आ जाता है। वस्तु तो वस्तु ही है, मगर हम खरीदते किससे हैं, जो हमें अच्छा लगता है कि हम मतलब शिष्टता पूर्वक हमसे बात करता है और हम भी उससे शिष्टता पूर्वक बात करते हैं और स्रोत के साथ वो रहता है। और हम जब उससे उसके श्रम मूल्य की बात करते हैं, है ना, उससे दो चार बातें करते हैं मन से, एक फॉर्मेलिटी के लिए नहीं, मन से, मतलब तो फिर मतलब उसको तो आश्वस्ति रहती है, भाई स्रोत है ही मेरे पास, जमीन है ही मेरे पास, श्रम है मेरे पास, तो मैं कर ही लूंगा, थोड़ा सा ज्यादा ही दे देता है, बस ये है कि घर का खर्च चल जाए। कुछ भी मान लीजिए सब्जी है तो उसकी अच्छी और ताजी सब्जी अगर चाहिए तो शिष्टता से प्रस्तुत होना ही होगा। अब प्रोड्यूसर के मन में एक भाव जगता है कि भाई चलो ज्यादा दे दे। तो श्रम के बारे में हम जब बात करते हैं, संबंध स्थापित होने की स्थिति बनती है और हमें भी वो भा जाता है और उसे भी हम भा जाते हैं। तो और एक ये भी हमें लगता है कि भी पैसा दिए मगर थोड़ा सा अधिक हमारे पास आ गया, सामान तो आया ही है लेकिन एक भाव भी हमारे तक बह के आता है। तो एक संबंधी का भी विचार बनता है। जबकि मॉल में क्या है, मतलब प्रोड्यूसर तो है नहीं, प्रोड्यूसर से किसी ने खरीद लिया है और जिसने खरीदा है वो भी सामने नहीं है, उसने भी सेल्स गर्ल्स और बॉयज रखे हैं, तो ये बात नहीं आ पाती। तो फिर से क्या है कि अगर हमें जहाँ भा जाते हैं, हमें कोई व्यक्ति, हम वहीं बार बार वहीं से ढूंढेंगे, कोई उसी सब्जी वाले से या उसी छोटी मोटी चीजें जो भी लेते हैं हम वही चाहे और वही भाव हम ढूंढते हैं। व्यापारी से संबंधी का भाव स्थापित नहीं होता। तो अगर अभी तो कहे पेटीएम भी आ गया, पहले तो ये था मान लो पैसे भूल गए तो सब्जी वाला बोलता ठीक है बाद में दे दीजिएगा। तो जीवन जो है आवश्यक बस बिना पैसे के हमें मिल जाए, यह शिष्टता का ही चमत्कार समझ में आता है। यही शिष्टता सौजन्यता है, विश्वास के पास है। अब जैसे भैया ने एग्जाम्पल दिया, 100 परिवार गांव के उत्पाद, सभी उत्पादन कुछ ना कुछ कर रहे हैं, वस्तु उपलब्ध रहता ही है, आश्वस्ति रहती है, मगर हम अशिष्ट हो गए तो दूसरा हमें वस्तु देने के लिए बाध्य तो है नहीं, हमें शिष्ट होना ही पड़ेगा। तो उत्पादक भी यदि शिष्ट नहीं है तो संबंधी नहीं बनता, अशिष्ट होकर हमें वस्तु नहीं मिलेगी। तो शिष्टता के साथ परिवार में सेवा होती है, अशिष्ट होकर सेवा नहीं होती है। हमें भ्रम हो जाता है कि यह हमारा अधिकार है सेवा, जबकि यह सौजन्यता है, भय मुक्ति व विश्वास की उपलब्धि है। इसलिए वस्तु व सेवा का अर्पण समर्पण शिष्टता के साथ ही दूसरे तक पहुंचता है। शिष्टता छूटने से हमें तनाव आता है, वस्तु मूल्य हम नहीं पहचान पाते, वस्तु ही सिर्फ पहचान पाते हैं, ये सामान है। तो पैसे से स्ट्रांग रहने से हमें
एक अलगाव की भावना आती है, मिलजुल नहीं पाते हैं, एक छत के नीचे रहकर भी विश्वास और सजनता नहीं रहती है। तो जैसा भैया ने बताया कि शिष्टता और वस्तु मूल्य की मर्म स्थली क्या है कि हम लक्ष्य हमेशा अपना ध्यान रखें। हमारा लक्ष्य क्या है? समझदार होना। तो मानव लक्ष्य पहचाने और शिष्टता समझे। फिर ये बात हुई थी कि सौम्यता और कृतज्ञता की बात। तो इसके लिए क्या करना है? प्रणाली और पद्धति है इसकी बेस, ताकि लक्ष्य प्राप्ति की कड़ियां एक एक करके हम समझ पाए। प्रणाली क्या है? विषय वस्तु। और पद्धति क्या है? विधियां। तो प्रणाली, 3 पीढ़ी मिलकर परिवार कोई प्रणाली सजती है। किसी परिवार, ये उस परिवार की संस्कृति। तो परिवार की संस्कृति ही परिवार की प्रणाली है। जैसे हम उत्सवों को मनाते हैं, बर्थडे है या जन्मदिन संस्कार या विवाह दिवस संस्कार, तो संस्कार के ही उत्सव है एक तरह से। अब इसमें प्रणाली में तय होता है कि कौन क्या व्यवहार करेंगे। बड़े के साथ एक व्यवहार प्रणाली रहती है, वृद्ध के साथ एक अलग प्रणाली रहती है। तो वृद्ध और बड़े भी विषय वस्तु तय करते हैं, और परिवार में विषय वस्तु क्या है इसको पहचाने, इसको ठीक करें। फिर पद्धति पे बात हुई थी कि पद्धति क्या है? मूल्य और मूल्यांकन। तो मर्म स्थली पद्धति की भी क्या है? तो मूल्यों का विकास करें। परिवार में प्रत्येक सदस्य मूल्य मूल्यांकन के साथ रहे। लक्ष्य प्राप्ति की कड़ियां यदि अगर हम सजा पाते हैं प्रणाली और पद्धति द्वारा, तो प्रत्येक सदस्य, स्पेशली बड़े लोग, उनकी जिम्मेदारी ज्यादा है। वो यथार्थता का स्रोत जीवित रखें। यथार्थता का अभी पता नहीं, सामान से घर भरा हुआ है। यथार्थ पर बच्चे के प्रश्न तो आते ही हैं, उत्तर में भोग अति भोगी आता है। यथार्थ उत्तर नहीं तो सौम्यता नहीं, उग्रता ही आती है, जो किसी को स्वीकार नहीं है। दूसरा भी प्रतिक्रिया में आ जाता है उग्रता से, सभी अनियंत्रित हो जाते हैं कि मिल तो रहा है और कितना चाहिए। तो वही बात है कि एटिकेट्स और शिष्टता में फर्क है। एटिकेट्स ओढ़ी हुई शिष्टता है जो काम नहीं आती। तो स्थापित मूल कृतज्ञता नहीं तो सौम्य नहीं। परिवार में आज संघर्ष है, संबंधों में संघर्ष है, तीनों पीढ़ियों की प्रवृत्तियों में तालमेल का अभाव है। तो परिवार का अरेंजमेंट प्रणाली में गहरे मतभेद है। सारा झगड़ा पैसे को लेकर, सामान, पैसा, अरेंजमेंट तो है नहीं, वो व्यवस्था है नहीं। संघर्ष का चित्र बच्चों को दिखाते हैं हम, बच्चे भी क्या उग्रता दिखाते हैं। अब तरीका यही है इसके लिए निराकरण का कि पद्धति और विधि को हम समझे, कृतज्ञता पे बार बार हमारा ध्यान जाए। परिवार पैदा होने से अधिकार मिलता है क्या, है ना, इस पे हमें ध्यान देना है। और वही बात की माता पिता बच्चों पे उपकार करते हैं उनको पालने पोसने में। फिर हमें बार बार अपनी मानसिकता पर ध्यान देना है, सौम्यता पर हमारा ध्यान जाए। आज मैं जो भी हूँ उसके लिए कितने लोगों की सहायता के कारण हम खड़े हैं आज यहाँ पे। तो मेरे को मदर्स डे वाला दिन पता नहीं क्यों एक एक करके मेरे को याद आया। बड़ा परिवार था, मेरी बड़ी भाभी के, उस समय मैं 6 क्लास में थी। बड़ी भाभी हमारी 17 साल की थी जब शादी होके आई। मुझे चोटी करना भी नहीं आता था। और मेरी मदर जब नहीं रहती थी, पिताजी के पास रहती थी, तो वही मतलब तैयार करके भेजती थी। तो कितने लोगों का योगदान है हमें पालने पोसने में, बड़ी बहनों का मार्गदर्शन देने में हर तरह से। तो इसके लिए हमारा ध्यान जाए, इसके लिए कृतज्ञता और सहायता के लिए, और आगे भी पूर्णता के लिए भी लगेगी हमें सहायता, तो हम कृतज्ञ होते हैं। तो माँ पिता को लगता है कि संतान कृतज्ञ है तो उनकी मानसिक स्थिति ठीक रहती है। स्थिरता का बिंदु कृतज्ञता ही है, स्वयं स्फूर्त सौम्यता आती है। बस भैया मुझे इतना ही कहना था। बहुत ही बढ़िया, बहुत अच्छे से रखे। और और एक प्रस्तुति कल की चर्चा में कहाँ ध्यान गया? जी भैया नमस्ते, सभी को नमस्ते। नमस्ते भैया, रखिए। आ, दीदी ने अच्छे से रख ही दिया है, फिर भी कुछ बिंदुओं को जो मैंने ऑब्जर्व किया उसको नोट डाउन किया था, तो उन पंक्तियों को मैं एक बार दोहराना चाहता हूँ। जैसे कि वस्तु मूल्य के बारे में भैया जी आपने जो रखा उसमें श्रम मूल्य के बारे में कि विनिमय से आवश्यकता की पूर्ति तभी हो पाती है, यदि चेतना विकास नहीं है तो प्राकृतिक ऐश्वर्य नहीं समझ में आता है।
तो जिसको हम लोग कह रहे हैं कि श्रम की बात, प्राकृतिक ऐश्वर्य पर श्रम नियोजन पूर्वक उत्पादन, तो विकसित चेतना से ही ये बात समझ में आने वाली है। फिर प्रकृति को समझने से मानव नियम नियंत्रण संतुलन को पहचानता है और फिर श्रम नियोजन करते हुए उसके अनुरूप आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। तो ये विकसित चेतना के क्रम में प्रकृति को समझना और फिर ये श्रम नियोजन यानी उत्पादन और फिर आवश्यकताओं की पूर्ति और विनिमय आदि, ये एक बात जो है वो हाईलाइटेड हुई। उसी क्रम में आगे कि हम चुनाव किसका करते हैं, तो आपने उदाहरण दिया भैया कि जो सतह पर है उसी का चुनाव, यानी प्रकृति में जो कुछ भी उपलब्ध है वो कितने श्रम से, श्रम पूर्वक आया है, इस बात को गहराई से समझते हुए जो सतह पर वस्तुएं उपलब्ध है उससे अपने आवश्यकताओं की पूर्ति, और फिर हमारा चयन परिष्कृत होता है। जबकि इसके ठीक विपरीत भ्रमित चेतना में सतह के नीचे जाकर हमने धरती को क्षत विक्षत करने का काम किया है। और आपने उदाहरण के रूप में कहा कि जिस शेख चिल्ली की कहानी बाबा जी ने जिसको दोहराया है, परिचय में भी कहा है कि जिस पर बैठे हैं उसी डाल को काट रहे हैं, ऐसी वाली स्थिति भ्रमित चेतना में समझ में आई भैया। फिर उत्पादक की शिष्टता के बारे में जब आपने अपनी उदाहरण दिए सब्जी वाली बात को, तो वो डे टू डे लाइफ में घटने वाली एक आम घटना हम सभी के साथ होती है। प्रतिदिन हम सब्जियां लेते हैं और फिर इस बात पर नए तरीके से ध्यान गया कि उत्पादक जो है उसको आवर्तनशीलता के प्रति एक आश्वस्ति का भाषात्मक रूप उसके पास होता है और इसीलिए वो कांटे की तरफ ध्यान नहीं देता। फिर से नहीं आने का भय नहीं होता उसके भीतर। जबकि जो वो यहाँ पर उसको कहते हैं जो बिचौलिया है, वो जो है वो न पैसे में कॉम्प्रोमाइज करता है, न वो कांटे में जो है कोई किसी तरह की कम या ज्यादा को वो देखता है। तो ये प्रवृत्तियों में ये अंतर उत्पादक होने से और अनुत्पादक, जो उत्पादक नहीं है उसके, वो साफ साफ पता चला। इससे ये भी स्वयं पर ध्यान जाता है कि जब हम सीधा सीधा उत्पादन से जुड़ते हैं तो वस्तुओं का सम्मान कर पाते हैं। ये बात समझ में आएगी। एक और वाक्य जो काफी अच्छा लगा कि मानव मानव संबंध में शिष्टता ही अनिवार्य व्यवहार है, अशिष्ट होकर सेवाएं ली और दी नहीं जा सकती। सेवा जो है वो उसके लिए अनिवार्य वस्तु है कि भय मुक्ति की स्थिति हो और सौजन्यता की स्थिति में ही सेवा पहुंचती है सामने वाले तक। तो इस तरह से भैया कुछ मुख्य बातें जो दीदी की प्रस्तुति से रह गई थी और मैंने उसे नोट किया था, उसको मैंने आपके सामने रखा। जी भैया, धन्यवाद। तो धीरे धीरे हम सबको ये स्पष्ट हो रहा होगा कि मूल्यों की पढ़ाई, मूल्यों का स्पष्टीकरण, ये समझ में आना होगा और जितना हमारा ध्यान गया है उतना अभ्यास भी साथ में जुड़ा हुआ होगा। तो जैसे जैसे हम लोग समझ रहे हैं वैसे ये भी ध्यान गया होगा कि मानव चेतना की धरातल से ये स्थितियां हमारे में निर्मित होने की हम सबकी आकांक्षाएं हैं। इस चर्चा में मैं कुछ उदाहरण जरूर रखूंगा, परंतु यदि हम उदाहरणों में अटके रहेंगे
तो फिर मानव चेतना की धरातल को समझने का गति रुक सकता है। हम आप सभी का ये ध्यान तो अब जा ही रहा होगा कि दिन भर में अनेकों घटनाओं का सामना हम करते हैं, और जैसे अभी हमारे पूर्वाभ्यास है संवेदनाओं के, उन अभ्यासों के साथ यदि हमने इनको जोड़ने का प्रयास किया तो ये जुड़ेंगे नहीं। हर एक व्यक्ति का अलग 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 आएगा। निष्कर्ष अलग अलग आएंगे। तो इसे इंग्लिश में अप्लाई करना कहते हैं। ये तत्काल एप्लीकेशन मोड तो नहीं होंगे। इसमें एक गहन सोच विचार अपेक्षित है। और चूंकि अभी ये ज्ञान परंपरा में नहीं है, इसलिए किन्हीं किन्हीं घटनाओं में ये ज्ञान आरोपित नहीं हो सकता। जो घटना हमारे साथ होगी, उस घटना में जो इंसाइट्स हमें देखनी है, वहां हमें पता लगेगा कि हमने संबंधों को कितना गहराई में सोचा है, उस पर काम किया है। और ये जो सोचना है, उस पर काम करना है, उसमें ये अनुभव की रोशनी हम स्वीकार करते हुए समझने का काम कर रहे हैं। तो ये एक, मुझे लगा कि ये एक ध्यान बना रहे। अभी जैसे कृतज्ञता स्थापित मूल्य है और सौम्यता शिष्ट मूल्य है। तो एक दो इसमें मेरा स्वयं का ही ध्यानाकर्षण हुआ कि सभी माता पिताओं को लगता है कि बच्चे हमारे प्रति कृतज्ञ हों। तो अब यहां पर ऐसे ध्यान जाता है कि ये जो कृतज्ञता है, इसके लिए संतान की चेतना विकसित होने के लिए काम करना होता है। संतान के भाव विचार विकसित होने के लिए काम करना होता है। जैसे अभी हम आप सभी माता पिता हैं, और हमारी ये अपेक्षा हो गई कि ये संतान हमारे प्रति कृतज्ञ हो। तो अब हमको, जैसे ये चार आयाम है, संस्कृति, सभ्यता, विधि और व्यवस्था, ये चार आयामों पर काम करना होगा। तो ऐसे लगता है कि हम अकेले यदि इस पर काम करेंगे तो ये सफल नहीं होगा। शिक्षक या शिक्षा में भी काम करना होगा। तो अभिभावक, शिक्षक, समाज और अभी की जैसी प्रणाली है उसमें शासन। तो ये सांस्कृतिक स्थिति में ये भाव विचार संतान में विकसित होंगे। ऐसा मेरा ध्यानाकर्षण हुआ। अन्यथा हम इतने मात्र से, अपेक्षाओं से मात्र सोच लेंगे कि संतान हमारे प्रति कृतज्ञ हो, तो शायद ये अप्लाई तो नहीं होगा। इसलिए हमें चेतना विकास मूल्य शिक्षा इस कार्यक्रम के साथ काम करना होगा।
तो जैसे जैसे संतान का भाव और विचार विकसित होता है, वैसे वैसे संतान में माता पिताओं को देखने की दृष्टि में परिमार्जन आता है और संतान शिष्टता पूर्ण दृष्टि से माता पिताओं को देखता है यानी समझता है। उस स्थिति में उनमें सौम्यता, ये शिष्ट मूल्य समझ में आता है। तो जैसे कल हमने प्रणाली और पद्धति पर सोच विचार किया, उसमें एक और है स्वयं स्फूर्त। तो स्वयं स्फूर्त का मतलब है कि स्वयं से प्रेरणा होना सौम्यता की। तो ये स्वयं से प्रेरणा होने पर ध्यान। भ्रम की स्थिति में माता पिता ऐसे दबाव नहीं दे सकते कृतज्ञता के लिए। तो ये जो कृतज्ञता शब्द, सौम्यता शब्द, ये सारांश है। इस सारांश को विस्तार से जीने के अभ्यास में हमको काम करने की योजना होनी होगी। इसमें और एक बाधा ये भी मैं आपको इसी के साथ शेयर कर सकता हूं कि शब्द मिल गए तो हम तत्काल उन शब्दों को प्रयोग करके ये कृतज्ञ नहीं है, इनमें सौम्यता नहीं है, तो शब्द तो मिल गए, पेन है ही, और उस दर्द को, उस वेदना को हम सारांश शब्दों में यदि हम व्यक्त करेंगे तो शायद हम उथले कहलाएंगे। तो जैसे कृतज्ञता के लिए मानव व्यवहार दर्शन पुस्तक में एक अध्याय है, जिस अध्याय में यथार्थता के स्रोत जीवित रखना, ये एक महत्वपूर्ण अनुभूति बाबा जी ने हम सबके साथ सामने रखी है। तो परिवार में यथार्थता के स्रोत जीवित रखने के लिए परिवार में जो कड़ियां हैं, उन कड़ियों में डिटेल काम करना होगा। तब जाकर के सोच विचार पूर्वक परिवार के प्रत्येक सदस्य में कृतज्ञता मूल्य की स्थिरता सारांश रूप में इच्छा विचार आशा में पहुंच पाएगी। तो इसके जो व्यवहार अभ्यास है, कृतज्ञता स्थापित मूल्य और सौम्यता शिष्ट मूल्य, तो ये जो शिष्टताओं के व्यवहार हैं, इन सभी व्यवहार को हमको डिटेल करने होंगे। तो कौन सा अभ्यास सौम्यता कहलाएगा, जिससे हमें ये पहले तो स्मरण होता रहेगा कृतज्ञता का, और साथ में हमें समझ भी आ रहा होगा कि ये कृतज्ञता की स्थिति है। तो प्राप्त सहायता
उपकार के प्रति स्वीकृति, प्रसन्नता व निरंतरता की स्वीकृति। तो ये जो प्राप्त सहायता है, उस सहायता की स्पष्टता हमें होती रहेगी। ये कौन सी सहायता है जिसके प्रति मुझ में स्वीकृति है, प्रसन्नता और निरंतरता है। इसका फिर से मैं दोहरा दूं, ये सभी सारांश हैं। सौम्यता, सरलता, ये सारांश है। सहज ही हम सबका ध्यान जाता है कि शब्द बोलने से उसका व्यवहार और आचरण ये स्पष्ट नहीं होता। बहुत सामान्य सी बात है। तो अभी हम अनुभवगामी विधि में हैं और हमारे इच्छा विचार आशा में भाव विकसित नहीं होने के कारण विचारों में भी अंतर्द्वंद्व है। इसका मतलब कोई दर्द है, कुछ पीड़ा है, कुछ शंका है। ऐसी स्थिति में ये जैसे शब्द रूपी दवाइयां अगर हम प्रयोग करेंगे तो ये भाषागत प्रयोग ही होगा। और भाषा बोलने से कुछ देर राहत हो सकती है, परंतु दर्द है, जो पीड़ाएं हैं, उनका निराकरण तो नहीं। इसलिए अभी हम इसको सारांश का थोड़ा सा विस्तार, जितना अभी के स्कोप में संभव है उतना हम कर रहे, ताकि अध्ययन बिंदु स्थिर हो। शिष्ट मूल्य, स्थापित मूल्य, मानव मूल्य, जीवन मूल्य, ये अध्ययन बिंदु हमारे में स्थिर हो। उसका महत्व, आवश्यकता एक अध्ययनार्थी के रूप में हमारे में स्पष्ट हो और आगे ये मानस बने कि हम इनके डिटेल में काम करेंगे। इस प्रकार से हम अगले मूल्य की ओर बढ़ते हैं, सरलता। परिभाषा है ग्रंथि रहित अंगहार एवं उसका प्रकाशन। तो ग्रंथि, ग्रंथि को मतलब गांठें, गठाने। इन गठानों का परिचय तो हमें हो गया है। ये कैसे है कि हमारी इच्छा विचार आशा में जो गहरे अंतर्द्वंद्व हैं, गहरे मतभेद हैं, इन सभी मतभेदों का निराकरण न होने की स्थिति में ये गठान रूप में, गठान के स्वरूप में ये प्रकाशित होता रहता है। और सरलता रूपी जो शिष्ट मूल्य हम अभी पढ़ रहे हैं, उसमें यह पता लगता है कि ये गठाने छुपती नहीं, ये हमारे अंगहार, यानी जो शरीर के द्वारा जो संवेदनाएं हमारी प्रकट होती हैं, उन संवेदनाओं में ये अंगहार झलकते, उसका प्रकाशन होते रहता है। बहुत देर हम छुपा नहीं सकते अपने आप को। चर्चा संबंधों में मूल्यों की हो रही है, तो संबंधों में हम बहुत देर अपने आप को छुपा नहीं सकते।
ये गठाने प्रकाशित होती ही हैं। और अब हमको हमारे ऊपर ही ध्यान देना है कि ऐसी गठानों का प्रकाशन क्या ठीक है, ये हमारे लिए ठीक है तो कोई बात नहीं, ये चलता रहे। पर यदि ये ठीक नहीं है तो फिर उस पर काम भी करना होगा। तो ये ग्रंथियां कहाँ से बनती हैं, इसका रूट क्या है? तो इसके रूट के लिए हमें इतिहास की डिटेल समझ चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति का इतिहास है। तो अभी जिस भी हम आयु में हैं, हम अपने से ही अपने ही इतिहास से हम इतिहास को समझना शुरू करते हैं। बचपन से लेकर अभी तक जो हमारा आयु है, जितना भी काल गया, उस काल में जैसे जैसे हम शरीर यात्रा में आगे बढ़े, अनेकों घटनाओं का सामना हमने किया और उन घटनाओं के कुछ ना कुछ हमने अन्वय लगाने का प्रयास किया है। अन्वय का मतलब है जोड़ लगाना। और जीना तो रुका हुआ है नहीं। तो इन घटनाओं में जो सुख दुख का निष्कर्ष आया, कुछ समझ बनी, जिसे इंग्लिश में रियल वर्ल्ड कहते हैं। किसी ने हमको स्वीकारा, किसी ने नकारा, किसी ने सम्मान किया, किसी ने अपमान किया। तो ये सारा जो इतिहास की घटनाएं, ये हमारी स्मृतियों में है। और उन घटनाओं का अन्वय शायद हमको बना नहीं, इसलिए हम भूतकाल की पीड़ा में हैं। यानी भूतकाल अगर हम इतिहास के रूप में देखें, तो इतिहास, यदि इतिहास है तो फिर वो गौरव है। तो अगर इतिहास, हमारे इतिहास के प्रति हमको गौरव नहीं है, तो गठाने बनी होंगी। तो एक अध्ययनार्थी के अपनी स्थिति में हमें न केवल अपना, बल्कि समस्त मानव जाति का मानव जाति का इतिहास और मानव जाति के इतिहास की स्पष्टता, और ये हम तक कैसे पहुंचा है, इसकी स्पष्टता हमें होना आवश्यक है। इतिहास है तो इतिहास के साथ भूगोल भी है। इसलिए शिक्षा का महत्व है। इसलिए चेतना विकास मूल्य शिक्षा में इतिहास, ये जो विषय वस्तु की प्रणाली महत्वपूर्ण है। यदि हमारे इतिहास में गौरव नहीं है तो हम सरलता से प्रस्तुत नहीं हो पाएंगे। हमारे वैयक्तिक इतिहास में देखें, अगर हमने लड़ाई की है किसी से तो वो ग्रंथि बनी।
हमसे कोई लड़ा है तो ग्रंथि बनी। फिर कोई मत मतांतर हमारे इतिहास में झल के पड़े हुए हैं तो ग्रंथियां हैं। बचपन से कुछ प्रश्न हमारे में कौंध गए हैं, उसके उत्तर नहीं मिले हैं तो ग्रंथि बनी। और जो सबसे बड़ी ग्रंथि मुझको समझ में आती है वो है कि विकसित की पहचान हमको नहीं हुई है, ये ग्रंथि है। मैं बहुत ही सामान्य चर्चा कर रहा हूं, जितना जितना मेरे ध्यान में आया है उतनी चर्चा। विशेष करके ये जो मैं चर्चा अभी कर रहा हूं ये रोल मॉडल की चर्चा है। कक्षा छठवीं में जो हमारी आयु रहती है 11-12, उस आयु की स्थिति में कोई रोल मॉडल चाहिए रहते हैं। वहां से हमारी जिंदगी को एक दिशा और लक्ष्य मिलता है। कक्षा 5 यानी प्राइमरी तक हम अधिकांश हमारा समय या हमारी शिक्षा स्वाभाविक रूप से परिवार, पड़ोसी, विद्यालय, शिक्षक इन सभी के व्यवहार से नियंत्रित होती रहती है। लेकिन कक्षा 6 से आगे, 11-12 की आयु के आगे हमें कोई रोल मॉडल चाहिए रहती है। तो उसको चरित्र रोपण कहते हैं। कोई विकसित व्यक्तित्व आवश्यक है। यदि विकसित व्यक्तित्व नहीं मिले तो वो जो अभाव है, फिर क्योंकि स्वाभाविक रूप से किसी ना किसी को तो हम रोल मॉडल स्वीकारे रहते, तो अब मन में ऐसा तो रहता ही है। इच्छा विचार आशा में 11-12 वर्ष के विद्यार्थी के इच्छा विचार आशा में ये स्पेस तो बनी रहती है। तो अब उस समय जैसी उनकी स्थिति, वो किसी ना किसी को तो रोल मॉडल चुनते ही है, चुनाव होता ही है। और आगे चल करके वो वैसा नहीं निकल गया, उस स्थिति में ये गहरी गठान अपनी मानसिकता में रहती है। तो आज हम आप लोग सरल क्यों नहीं है? क्योंकि हमारी इच्छा विचार आशा में, हमारी कल्पना में, जैसा अभी स्थापित मूल्य की परिभाषा है, गौरव, विकसित को पहचान और उनके अनुरूप होने में उत्साह और निरंतरता, ये अभाव है। हम लोग जांच कर देखें अपने में, अपनी इच्छा विचार आशा में किसे विकसित के रूप में हमने पहचाना है। वो जगह खाली है। और क्योंकि थोड़ा सा पैसा और पोजीशन हमको मिल गई है, आज जितने भी लोग इस सभा में हैं सभी के पास पैसा है और पोजीशन भी है, कम ज्यादा। चलो नौकरियों में वो पोजीशन नहीं है जो सबका अरमान है, पर परिवार में तो पोजीशन है, आयु के कारण तो पोजीशन बनी हुई है। हम ज्येष्ठ हैं, ये भी एक पद है। पोजीशन का मतलब है कोई ना कोई पद हमारे सबके पास है, उस पद से सम्मान है। कुछ पैसा हमारे पास है, उस धन से सम्मान है। तो क्या निकल के आया?
किसी विकसित को पहचाना नहीं। वो जगह खाली है और उस खाली जगह पर हम अपने आप को बैठा लिए हो सकते हैं। और हमें पता लग रहा है कि अगर हमने अपने आप को बैठा लिया तो फिर उसका तो काम होना चाहिए, यानी अपने जैसे बहुत सारे लोग बनने चाहिए। पर ऐसा होता नहीं, क्योंकि अपनी किसी से बन भी तो नहीं रही है। यदि हम विकसित रहते तो अपनी बन जाती सबसे। अच्छा, अपनी बनना मतलब वो संवेदना वाला बनना नहीं, वो तो सबकी बन ही रही है। उसमें तो हमारा सबका बन ही रहा है ना। उसमें सुखी भी होते हैं, दुखी भी होते हैं। तो ये जो सुख दुख का जो संस्कृति है, उसमें जो संवेदनाओं से सुखी दुखी होने का जो कार्यक्रम है, उसमें ये नहीं पता लगेगा, ये गौरव सरलता। तो उसमें बहुत सूक्ष्मता से अगर अपन देखने की कोशिश करेंगे तो देखिए, कोई सरल तो नहीं लगता। हर एक के से जब अपन बात करते हैं तो उसके मन में अपने में अपने आप इच्छा विचार आशा में वो संबंधी काम करता है, और उसके साथ कैसा काम करना है वो हमको निकलता रहता है। हाँ, यदि यदि उससे कोई प्रेरणा बनती है, या उसमें हम अ, जिसको अभी हम समझ रहे हैं कि हमारा गुणात्मक परिवर्तन होता है किसी संबंधी को मिलकर के, और हम जागरूक होते हैं, तब तो तब तो ये सही निकल गया। पर ऐसा अपन हर एक अपने में जांच के देखें। पति पत्नी है तो जांच के देखें, माता पिता हैं तो जांच करके अपन देखें, भाई बहन है तो जांच कर देखें। संग्रह सुविधा का मजा करना, इसमें ये गौरव सरलता नहीं है, वो नकली है। तो हमने विकास को अपने आप को प्लेस किया, और उसका कोई आधार नहीं है, तो हुआ क्या, हम अकेले ही उस जगह पर हैं शायद। मेरा होना बराबर दूसरे का नहीं होना, ऐसी स्थिति है। ऐसा हो सकता है, जांच करके देखा जाए। तो हुआ क्या, इसमें इसमें बनी अहंता, और हम अकेले ही हैं। मजे की बात, तो वो जो चार आयाम है, तो फिर अकेले की क्या संस्कृति, क्या सभ्यता, कौन सी विधि, कौन सी व्यवस्था, ये सब रहस्य है। क्योंकि पैसा है और पद है तो काम चल रहा है, तो काम चलाऊ स्थिति में न तो सरलता है, न तो गौरव है। एक है ना, एक तो हो सकता है कि हम अपने को बिठा लिए, हो सकता है कि जिसने सबसे ज्यादा पैसा कमाया हो वो बैठ गया हो। तो पैसा कमाने की विधि में क्या सरलता काम आता है? क्योंकि झूठ बोलकर पैसा आता है। जो भी पैसा इकट्ठा होता है उसके लिए संघर्ष करना होता है। तो सौम्य तो नहीं रहता व्यक्ति पैसा कमाने वाला। जब सौम्य नहीं है तो सरल कैसे होगा? तो सरलता से पैसे नहीं आते।
तो वो एक शिष्टता पर एक पुनर्विचार। हो सकता है कोई पदवान हमारे मन में बैठा हो। अच्छा, ऐसा पद होना, अच्छा उस पद का, उस पैसे का क्या सदुपयोग, तो उसका एक दिखावा आता है, आडंबर तैयार होता है, उसका जांचना होगा। यदि कोई पदवान धनवान हमारे इच्छा विचार आशा में बैठ गए हों और उनको हमने विकसित मान लिया, और अगर हम सरल होने की कोशिश करेंगे तो धीरे धीरे पता लगता है कि उसके इर्द गिर्द भी गठाने बनने लगती हैं। फिर तीसरा एक हो सकता है हमारी इच्छा विचार आशा में कि हमने जड़ को ही विकसित मान लिया, और उस जड़ के साथ अपने आप को तौल रहे हैं। जैसे एक बड़ा घर, आलीशान बंगला, ऐसे बड़ा घर ऐसे अपन ने सोच लिया, तो ये जड़ का विकास है। या कोई बड़ी गाड़ी होना यानी कुछ गौरव की स्थिति होना। तो जैसे बड़ी गाड़ी होगी तो उसका कुछ करते अपन, है ना, हार वगैरह पहना लेते बड़ी गाड़ी को। है तो लोहा। है कि नहीं? तो ये सब तीन चार मुद्दे जहां मेरा ध्यान गया, मैं थोड़ा सा सामने रखने की कोशिश कर रहा हूं। और इसमें बिना जांचे ही ये सब हमारी इच्छा विचार आशा में ये स्थित हो गया, और उससे पड़ रही है गठाने, क्योंकि उसको हम समझ नहीं पाते कि ये क्या है। अंतर्द्वंद्व बना ही रहता है। इन सब को हम ऐहिक सुख कहते हैं, या जो इस संसार में, तो इसमें क्या हुआ, संसार के प्रति मोह हो गया ये सबसे, तो सरलता कहां बची। तो अभी इसमें जो कहा है कि विकसित की पहचान, ये स्थापित मूल्य है। गौरव, तो जैसे इतिहास को समझने का मतलब है गुणात्मक परिवर्तन की प्रेरणाएं, मानव के सही लक्ष्य और दिशा की ओर इंगित करने वाले उन तमाम घटनाओं का अंतर संबंध, और उसमें कैसे मानव विकसित हुआ, समझदार हुआ, ऐसी अनेकों घटनाओं को जोड़कर और मानव का लक्ष्य और दिशा निश्चित होता है, ऐसे इतिहास को पढ़कर एक रोमांच का अनुभव हम करते हैं, वो गौरव है। पुनः गौरव एक सारांश है मानव जिंदगी का, जो स्थापित मूल्य है। तो मानव संबंधों में, परिवार, समाज, इन संबंधों में, जिसे अगर मैं एक शब्द प्रयोग करूं तो गड़बड़ ना होगा, अपनी आध्यात्मिक उन्नति, बौद्धिक समाधान और भौतिक समृद्धि, ये तीन मुद्दे हैं। इन तीन मुद्दों को
जो प्रमाणित करने की घटनाएं हैं, ऐसे प्रमाणों की पहचान हम करते हैं। ये है विकसित की पहचान, और उनके अनुरूप होने में अपने आप उत्साह रहता है। और अभी जितने मैंने आपसे भ्रम की स्थिति में हमने विकसित की जगह पर क्या क्या पहचान लिया है, उन सभी का अगर घटनाक्रम जोड़ेंगे तो काफी दर्द भरी स्थिति है। यानी उसमें ईर्ष्या है, द्वेष है, स्पर्धा है, तमाम प्रकार का वो सारा अमानवीय क्रियाकलाप इस सब में आता है। और ऐसे में गठाने तो बनेंगी ही, तो व्यक्ति सरल कैसे होगा। तो विकसित होने के जो प्रमाण हैं, उन प्रमाणों का इतिहास उसी मानव इतिहास कहते हैं। तो ऐसे मानव इतिहास जब पीढ़ी से पीढ़ी आगे पीढ़ी को पहुंचता है, जैसे अभी हमारे संतान को यदि हमारे विकसित होने की घटनाएं एक इतिहास के रूप में पहुंचती है, तो फिर हमारी परिवार की आगे पीढ़ी को हमारे प्रति एक गौरव मन में स्थापित होता है, और भावी पीढ़ी में सरलता शिष्ट मूल्य के रूप में दिखता है। ऐसे ही हमारी इच्छा विचार आशा में हमारे पहले की जो पीढ़ी है, उस पीढ़ी ने जो गुणात्मक परिवर्तन के लिए काम किया, ऐसी प्रमाणित घटनाएं इतिहास के रूप में हम तक मिलती हैं, या हम शोध करते हैं, उसको जोड़ते हैं। उस स्थिति में हमको हमारे पूर्वजों के प्रति गौरव स्थापित होता है। तो भाई और बहनों, गौरव मूल्य के लिए हमारा ऐतिहासिक होना अब अनिवार्य है। हमारी शरीर यात्रा जड़ को विकास मान लेने से, धन और पद में पड़े रहने से, और बिन समझे ही अपने आप को महान मान लेने से हम ऐतिहासिक तो नहीं होंगे। तो स्वाभाविक है, फिर हमारे में सरलता कैसे आएगी। तो सौभाग्य से हमें पूज्य बाबा जी के रूप में ये एक मानव इतिहास पर एक नजर करने का प्रकाश मिल गया। आइए इस प्रकाश में बाबा जी तक जो एक गुणात्मक परिवर्तन की कड़ियां यदि हम इतिहास के शोध से हम जोड़ पाएं, तो शायद हम बाबा जी के कार्य को पहचान पाएंगे, और ऐसे कार्य में हम भी एक भागीदार हैं। ऐसे अपने आप को सोचकर हम अपने आप में गौरवान्वित महसूस करेंगे, और हमारे में वो गठाने निकल जाएंगी, और हम एक सरलता रूपी शिष्टता का अनुभव करते हुए इस अध्ययन में आगे बढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आज की उपस्थिति के लिए। ये सारी उपस्थितियां प्रेरणादायी हैं। आज का दिन मंगलमय हो। नमस्कार, धन्यवाद। धन्यवाद भैया जी, सभी को नमस्ते।